जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा है कि आप सब लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 2023 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 2023 की मेरी यह आखिरी क्लास है, इसलिए आज सभी प्रतिभागियों को, छात्र छात्राओं को अंग्रेजी नववर्ष की अग्रिम शुभकामना आज ही मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे तरफ से आप और आपके परिवार के सभी सदस्यों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना है। नव वर्ष में आपकी सफलता आपका कदम चूमे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने सपनों को साकार करें, समाज और राष्ट्र की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जय हिंद। दोस्तों, कल मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया था मुद्रा की विनिमय दर और मुद्रा की परिवर्तनीयता। तो आज यह लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, कल हुआ था। इसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने आपके साथ चर्चा पर चर्चा किया था विनिमय दर। व्हाट इज एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट के प्रकार, एक्सचेंज रेट से संबंधित अवधारणाएं मैंने डिस्कस किया था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मुद्रा की परिवर्तनीयता के बारे में। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मुद्रा की परिवर्तनीयता, मुद्रा की परिवर्तनीयता, मुद्रा की परिवर्तनीयता, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मनी के बारे में आज हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करेंगे। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मनी के बारे में कि मुद्रा की परिवर्तनीयता क्या होती है। हालांकि कल भी हमने अंतिम समय में जब क्लास समाप्त हो रहा था तो मुद्रा की परिवर्तनीयता की परिभाषा मैंने आपको बताया था। मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ होता है घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में बदलने की पूर्ण स्वतंत्रता। इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कोई विदेशी नागरिक भारत में विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में पूर्ण तरीके से बदलने के लिए स्वतंत्र हो। भारतीय नागरिक घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने के लिए स्वतंत्र हो। परंतु ध्यान रखना चाहिए कि मुद्रा की परिवर्तनीयता के अंतर्गत वैध मुद्रा को ही परिवर्तित करने की अनुमति होती है। ऐसा नहीं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से, हवाला कारोबार के माध्यम से इस प्रक्रिया को अंजाम दे, ऐसा नहीं है। मुद्रा की परिवर्तनीयता के अंतर्गत घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में, विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में बदलने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव होता। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा की परिवर्तनीयता को दो भागों में, आंशिक परिवर्तनीयता और पूर्ण परिवर्तनीयता। मुद्रा की परिवर्तनीयता को हम दो भागों में, आंशिक परिवर्तनीयता, आंशिक परिवर्तनीयता और पूर्ण परिवर्तनीयता। पूर्ण परिवर्तनीयता दो होता, आंशिक, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी एंड फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी। मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता का मतलब है कि किसी व्यक्ति के पास विदेशी मुद्रा की जितनी मात्रा है
जितनी इकाइयां हैं उसका कुछ भाग वह बाजार में बदलने के लिए स्वतंत्र है और शेष भाग को उसे सरकारी एजेंसियों, केंद्रीय बैंक, सरकार द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों के पास जाना होता। तो मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता के अंतर्गत बाजार दर पर भी हम कुछ भाग मुद्रा का बदलते हैं। बाजार दर पर कुछ भाग हम बदलने के लिए स्वतंत्र और कुछ को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर बदलने की व्यवस्था होती है। यहाँ पर स्वतंत्र विनिमय दर, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड कंट्रोल एक्सचेंज रेट दोनों पाई जाती है। मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता की स्थिति में कंट्रोल एक्सचेंज रेट, नियंत्रित विनिमय दर और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, स्वतंत्र विनिमय दर, बदलती हुई विनिमय दर दोनों का अस्तित्व होता। अंडरस्टूड। आगे हम बढ़ते हैं। आंशिक परिवर्तनीयता के अंतर्गत विदेशी मुद्रा का धारक व्यक्ति अपनी संपूर्ण मुद्रा को बाजार दर पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित नहीं कर सकता। उसे अपनी मुद्रा का कुछ भाग सरकारी दर पर सरकारी एजेंसियों से बदलना पड़ता है और कुछ भाग उसे बाजार दर पर बदलना होता है। क्लियर हुआ? तो यह स्थिति। तो मुद्रा की परिवर्तनीयता आंशिक भी होती है, पूर्ण परिवर्तन। जब मुद्रा की परिवर्तनीयता आंशिक होती है तो यहाँ दोहरी विनिमय दर देखने को मिलती है। दोहरी विनिमय, इस स्थिति में दोहरी विनिमय दर, दोहरी विनिमय दर प्रबंध प्रणाली भी दिखाई पड़ती है। डबल एक्सचेंज रेट सिस्टम यहां पर एग्जिस्ट करता। भारत में अप्रैल 1992 से मार्च 94 तक डबल एक्सचेंज रेट सिस्टम प्रचलन में था। डबल एक्सचेंज रेट प्रचलन में था। 31 मार्च 1992 तक भारत में एकल एक्सचेंज रेट सिस्टम था। 1 अप्रैल 1994 के बाद भी एकल एक्सचेंज रेट सिस्टम पूरी तरह, लेकिन बीच का 1-2 वर्ष जो था वह जो डबल एक्सचेंज रेट, यहाँ पर मुद्रा आंशिक परिवर्तनी थी। यहाँ पर अंडरस्टूड। मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब होता है विदेशी मुद्रा के धारक को अपनी विदेशी मुद्रा को, घरेलू मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदलने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वह कहीं भी बदल सकता है, बाजार दर पर भी बदल सकता है और वह सरकारी दर पर भी बदल सकता। यहाँ पर यह रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि इतना पार्ट आपको ही बाजार में बदलना हो, कुछ भाग ही बाजार में बदलना हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर उसे आजादी होती है कि वह संपूर्ण मुद्रा को बाजार दर पर बदल सकता है। क्लियर? तो आपसे पूछा जाए कि मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से क्या आशय है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब होता है, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब होता है कि घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में, विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में पूरी तरह से बदलने की स्वतंत्रता होती है।
विदेशी मुद्रा धारक बाजार में बदलने के लिए स्वतंत्र होता है। अंडरस्टूड? तो यह प्रक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं। मुद्रा की परिवर्तनीयता। मुद्रा की परिवर्तनीयता। परिवर्तनीयता व्यापार खाते में भी चालू खाते में भी होती है और पूंजीगत खाते में। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो वहां पर चालू खाते और पूंजीगत खाते का उल्लेख करते हैं। चालू खाते और पूंजीगत खाते का उल्लेख कर। तो चालू खाते में सबसे पहले व्यापार खाता और दूसरा सेवा संबंधी खाता। सेवा संबंधी खाता। जब किसी देश में मुद्रा को परिवर्तनीय बनाया जाता है तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। यह नहीं कि एक ही बार में मुद्रा को सभी खातों में परिवर्तनीय बना दिया जाता। अंडरस्टूड? हम वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप करके चलते हैं। व्यापार खाता। देखिए, व्यापार खाते का मतलब होता है दृश्यगत मदों के आयात और निर्यात के संदर्भ में वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित विवरण को व्यक्त करने वाला खाता व्यापार खाता कहलाता। व्यापार खाता का मतलब क्या? वस्तुओं के आयात और निर्यात को व्यक्त करने वाला खाता वस्तुगत खाता कहलाता है, व्यापार खाता कहलाता। तो किसी भी देश द्वारा जब मुद्रा को परिवर्तनीय बनाया जाता है तो सबसे पहले वह व्यापार खाता में परिवर्तनीय बनाने की प्रक्रिया शुरू करता। आपसे पूछा जाए कि भारत में मुद्रा को परिवर्तनीय बनाने का उपक्रम कब शुरू किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि भारत में मुद्रा को परिवर्तनीय बनाने की प्रक्रिया अप्रैल 1992 में शुरू की गई और अप्रैल 1992 में देश में उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था लागू की गई जिसे लर्म्स कहा जाता है, लिबरल एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। यह भारत में 1992 में शुरू की गई। लिबरल एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली भारत में अप्रैल 1992 में शुरू की गई। अंडरस्टूड? अप्रैल 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली शुरू की गई। उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली में विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के आधार पर होता है। नियंत्रित विनिमय दर के स्थान पर परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली को अपनाया जाता है। यहाँ पर विनिमय दर का निर्धारण डिमांड और सप्लाई, जो अर्थशास्त्र की दो फोर्सेस हैं, इनके माध्यम से किया जाता है। बिफोर अप्रैल 1992 भारत में नियंत्रित विनिमय दर प्रणाली थी। स्थिर विनिमय दर प्रबंध प्रणाली एक प्रकार से प्रचलन में थी, लेकिन जुलाई 1991 में जब देश में एलपीजी की पॉलिसी शुरू की गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी शुरू की गई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की
पॉलिसी शुरू की गई, तो इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई, उदारवादी कदम उठाए जाने लगे। तो इसी अनुक्रम में लर्म्स की शुरुआत अप्रैल 1992 में होती है और अप्रैल 1992 में ही व्यापार खाते में मुद्रा को आंशिक परिवर्तनीय बनाया गया। आंशिक। और तो हम भारत की बात कर रहे हैं, 1900 अप्रैल 1992 में यहाँ आंशिक परिवर्तनीय और अप्रैल 1993 में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। भारत में मुद्रा को परिवर्तनीय बनाने का क्रम अचानक नहीं शुरू हुआ और यह प्रक्रिया स्मूथली आगे बढ़ी। 1992 में व्यापार खाते में मुद्रा को आंशिक परिवर्तनीय बनाया गया। अप्रैल 1993 में व्यापार खाते में मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। अंडरस्टूड। चलिए, अप्रैल आंशिक परिवर्तनीयता का मतलब हमने पहले ही बताया। अब व्यापार खाते में आंशिक परिवर्तनीयता क्या होती है? व्हाट इज द पार्शियल कन्वर्टिबिलिटीज ऑफ मनी इन ट्रेड अकाउंट? पार्शियल convertibility of money in trade account shows that convertibilities of currency with in respect to export and import व्यापार निर्यात और आयात के संदर्भ में जब मुद्रा को परिवर्तनीय बनाया जाता है तो वह मुद्रा व्यापार खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता कहलाती है। व्यापार खाते में मुद्रा की बस आयातकों और निर्यातकों के संदर्भ में होती है। यहाँ पर्यटकों के संदर्भ में नहीं होगी, निवेशकों के संदर्भ में नहीं होती है। जब व्यापार खाते में मुद्रा को परिवर्तनीय बनाया जाएगा तो कहा जाएगा कि वस्तुओं के निर्यातकों और आयातकों को बाजार में मुद्रा को परिवर्तनीय बनाने का अधिकार दिया गया। आंशिक परिवर्तनीयता तो कुछ भाग ही बदलने का अधिकार। जैसे भारत में 1992 में व्यापार खाते में मुद्रा को जब आंशिक परिवर्तनीय बनाया गया तो 60 और 40 का रेशियो रखा गया। निर्यातकों को कहा गया कि निर्यात से उन्हें जो मुद्रा प्राप्त होगी उसका 60% वह बाजार में बदलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन 40% उन्हें सरकारी एजेंसियों के साथ बदलना होगा, सरकारी एजेंसियों को उपलब्ध कराना होगा, सरकारी एजेंसियों को उपलब्ध कराना होगा। अंडरस्टूड। तो भारत में 1992 में व्यापार खाते में मुद्रा को आंशिक परिवर्तनीय बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में जब व्यापार खाते में मुद्रा को आंशिक परिवर्तनीय बनाया गया तो भारत में 60 और 40 का रेशियो निर्धारित किया गया। 60% बाजार में बदलने के लिए स्वतंत्र है, 40% को वह सरकारी एजेंसियों। तो भारत में आंशिक परिवर्तनीयता 1992 में शुरू की गई और इसी के साथ भारत में डबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी लागू हुआ व्यापार खाते के संदर्भ में। फिर आता है 1993 में व्यापार खाते में मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। व्यापार खाते में मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। अब निर्यातकों और आयातकों को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई कि अब वह
कहीं भी बदल सकते हैं, बाजार में भी बदल सकते हैं, पूरा का पूरा हिस्सा। पहले कुछ हिस्सा बदलने की स्वतंत्रता दी गई, बाद में पूरा का पूरा हिस्सा बदलने की स्वतंत्रता दे दी गई। अंडरस्टूड? यह पॉइंट आते हैं, पूर्ण परिवर्तनता यहाँ आती है। अब है तो भारत में व्यापार खाते में मुद्रा पूरी तरह से परिवर्तनीय हो चुकी है। 1992 में आंशिक परिवर्तनीय हुई। 1993 में मुद्रा व्यापार खाते में पूर्ण परिवर्तनीय होगी। फिर इसके अगले वर्ष ही भारत सरकार ने घोषणा किया 93-94 के बजट में कि हम सेवा संबंधी खाते में भी मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने जा रहे हैं। सेवा संबंधी खाते में भी मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने जा। इसके बाद अगस्त 1994 में भारतीय मुद्रा सेवा संबंधी खाते में भी पूर्ण परिवर्तनीय हो गई। अगस्त 1994 में मुद्रा सेवा संबंधी खाते में भी पूरी तरह से परिवर्तनीय हो गई। अंडरस्टूड? इस पर हम आते हैं। अगस्त 1994 में सेवा संबंधी खाते में भी मुद्रा पूरी तरह से परिवर्तनीय हो गई और इसी के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुच्छेद 8 के शर्तों को पूरा कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का चार्टर का अनुच्छेद 8 कहता है कि प्रत्येक देश को चालू खाते में अपनी मुद्रा को परिवर्तनीय बनाना चाहिए। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में चालू खाते में मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया, तो अगस्त 1994 में। सेवा संबंधी खाते को सेवा संबंधी खाते में मुद्रा को परिवर्तनीय बनाने के साथ ही चालू खाते में मुद्रा पूर्ण परिवर्तनीय हो गई। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो आधा भाग है चालू खाता, उसमें भारत में मुद्रा पूरी तरह से परिवर्तनीय हो गई है। अब भारत में एकीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली अस्तित्व में पुनः आ गई। आपसे पूछा जाए कि भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद एकीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली कब अस्तित्व में आई, तो एकीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली 1994 में अस्तित्व में आई। अंडरस्टूड? अब हम आते हैं पूंजीगत खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता। पूंजीगत खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता। भारत में पूंजीगत खाते में मुद्रा को परिवर्तनीय बनाने के लिए पूंजीगत खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता। मुद्रा की परिवर्तनीयता। पूंजीगत खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता। पूंजीगत खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता। अब इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करें। पूंजीगत खाते में 5 मदें होती हैं, पहले भी मैंने बताया है। विदेशी निवेश, विदेशी ऋण, स्वर्ण भंडार, एसडीआर और वास्तविक संपदा, रियल एस्टेट।
तो यहाँ पर विदेशी ऋण, विदेशी निवेश, एसडीआर और वास्तविक संपदा को लेकर के चर्चा या स्वर्ण भंडार को होती है। भारत में पूंजीगत खाते में अभी पूरी तरह से मुद्रा परिवर्तनी नहीं, अघोषित रूप में कारोबार हो रहा, लेकिन सरकार द्वारा अभी पूंजीगत खाते में मुद्रा को पूरी तरह से परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है। प्रक्रिया कई बार शुरू की गई लेकिन स्थगित की। पहले पूंजीगत खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता की परिभाषा हम बता दें, उसके बाद भारत के संदर्भ में पूंजीगत खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ है कि पूंजीगत खातों की जो मदें हैं, पूंजीगत खाते की जो मद है, पूंजीगत खातों से जो संबंधित मदें हैं, उनमें मुद्रा को बिना रोक टोक के परिवर्तनीय बनाना, उनको मुद्रा को पूरी तरह से परिवर्तन। कोई विदेशी निवेशक भारत में आ रहा, निवेश करना चाहता, तो वह विदेशी मुद्रा लेकर आता है, तो उसे भारतीय मुद्रा में कहीं भी बदलने की स्वतंत्रता। कोई विदेश की रियल इस्टेट कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है, तो उसे निवेश करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए इत्यादि। किसी विदेशी कंपनी जो ऋण देने का काम करती है, भारत में ऋण देने का काम करती है, तो उसे पूरी तरह से विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में बदलने की स्वतंत्रता। अंडरस्टूड? अब क्लियर हुआ सबको? अंडरस्टूड है आप? आगे बढ़। तो विदेशी पूंजीगत खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता का मतलब होता है पूंजीगत खाते से जो संबंधित मदें हैं, उनमें मुद्रा को परिवर्तनीय बनाने से है। भारत में मुद्रा की पूंजीगत खाते में मुद्रा को परिवर्तनीय बनाने के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर यस तारापोर की अध्यक्षता में तारापोर समिति एक समिति बनाई गई, जिसे तारापोर समिति कहा जाता। तारापोर समिति प्रथम 2 बार बना। जो तारापोर समिति प्रथम थी, यह 1997 में बनाई गई। तारापोर समिति पहली बार 1997 में बनाई गई। पी चिदम्बरम साहब उस समय देश के वित्त मंत्री थे। उन्होंने तारापोर समिति का गठन किया। तारापोर समिति को यह दायित्व सौंपा गया कि आप सरकार को, आरबीआई को यह सुझाव दीजिए कि क्या भारत में पूंजीगत खाते में मुद्रा को परिवर्तनीय बनाया जाना चाहिए या नहीं, और परिवर्तनीय बनाया जाता तो किस आधार पर, किन किन टर्म एंड कंडीशन को पूरा करने के बाद परिवर्तनीय बनाया जाना चाहिए। अंडरस्टूड? तो तारापोर समिति ने सबसे पहले कहा कि यदि भारत सरकार मुद्रा को परिवर्तनीय बनाना चाहती है, तो उसके पास कम से कम 100 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। पहली संस्तुति क्या थी? फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या थी? कि विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम 100 करोड़ रुपए होना चाहिए। दूसरा, भारतीय बैंकों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। भारतीय बैंकों के कैपिटल पूंजीगत आधार में वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा, मुद्रा स्फीति नियंत्रित होनी चाहिए। मुद्रा स्फीति 5% के नीचे होनी चाहिए। यह एक कंडीशन थी। चौथी कंडीशन थी कि राजकोषीय घाटा 3% के आसपास होना चाहिए। व्यापार घाटा बहुत कम होना चाहिए। विदेशी ऋण नियंत्रण में होना चाहिए।
विदेशी ऋण जीडीपी के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इन टर्म एंड कंडीशन को पूरा करने के बाद पूंजीगत खाते में मुद्रा को परिवर्तनीय बनाना चाहिए। तारापोर समिति ने यह सुझाव दिया, लेकिन यह जो पैरामीटर तारापोर समिति ने बनाया था उस वह सभी पैरामीटर भारत में प्रतिकूल थे, जिसे देखते हुए तारापोर समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने पूंजीगत खाते में मुद्रा को परिवर्तनीय बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद समय आगे बढ़ता गया, लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा कि पूंजीगत खाता में मुद्रा को परिवर्तनीय बनाने के लिए तारापोर समिति का पहली तारापोर समिति कब बनाई गई? 1997 में। तारापोर कौन थे? आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। तारापोर समिति ने कुछ मानकों के पूरा होने पर मुद्रा को परिवर्तनीय बनाने का सुझाव दिया। इसके बाद फरवरी 2006 में विदेशी निवेशकों ने कुछ भारतीय निवेशकों द्वारा भी पूंजीगत खाते में मुद्रा को परिवर्तनीय बनाने की मांग शुरू कर दी गई। मुद्रा को परिवर्तनीय बनाने की मांग शुरू की गई। जनवरी 2006 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 100 अरब के डॉलर को पार कर गया। जनवरी 2006 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 2006 में 100 अरब डॉलर के आंकड़ा को पार कर गया। तो यहाँ जैसे ही हुआ कहा गया कि तारापोर समिति प्रथम की मानक को पूरा कर लिया। उस समय मुद्रास्फीति भी नियंत्रण में थी, राजकोषीय घाटा भी नियंत्रण में था, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजटीय प्रबंधन अधिनियम लागू किया जा चुका था, परिस्थितियां अनुकूल थी, तो जिसे देखते हुए मांग की जाने लगी। तो फरवरी 2006 में तारापोर समिति दूती का गठन किया गया। तारापोर समिति सेकेंड का गठन किया गया। दूसरे तो फरवरी 2000 जो दूती तारापोर समिति बनाई गई उसने भारत में पूंजीगत खाते में मुद्रा को परिवर्तनीय बनाने की सिफारिश किया। कहा कि भारत में मुद्रा को परिवर्तनीय 3 चरणों में बनाया जाना चाहिए। पहला चरण 2006 से 2007 होना चाहिए, दूसरा चरण 2007 से 2009 होना चाहिए और तीसरा चरण 2009 से 2011 होना चाहिए। तो दूती तारापोर समिति ने मुद्रा को पूंजीगत खाते में परिवर्तनीय बनाने की संस्तुति किया और 3 चरणों में बनाने की संस्तुति किया। पहला चरण संस्थागत, नीतिगत और तैयारियों का होना चाहिए। दूसरा चरण विदेशी निवेशकों के संदर्भ में मुक्त। तीसरा चरण जो था रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के था। इसके बाद भारत सरकार ने संस्थागत सुधारों को बढ़ावा दिया। भारत सरकार द्वारा बैंकिंग सुधार को बढ़ावा दिया गया, राजकोषीय क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा दिया गया। भारत सरकार ने पूंजीगत खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता की प्रक्रिया शुरू, लेकिन बैड लकली 2007 में अमेरिका का सब प्राइम संकट सामने आया। ड्यू टू सब प्राइम क्राइसिस ऑफ यूएसए, अमेरिका के सब प्राइम क्राइसिस संकट में सामने आने के बाद भारत सरकार ने अपने बढ़े हुए कदम को वापस ले लिया और पूंजीगत
खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता पर एक प्रकार से रोक लगा दिया। तो भारत में पूंजीगत खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता का क्रम 2007 में शुरू किया गया, लेकिन 2006 में शुरू किया गया, लेकिन अमेरिका के सब प्राइम संकट को देखते हुए इसे बंद कर दिया गया और पुनः रोक दिया गया। तो घोषित रूप में भारत में मुद्रा अभी परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन अघोषित रूप में पूंजीगत खाते में मुद्रा परिवर्तनीय हो चुकी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा कि क्या पूंजीगत खाते में मुद्रा परिवर्तनीय है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अभी अघोषित रूप में परिवर्तनीय। घोषित रूप में परिवर्तनीय, या आपका उत्तर होना चाहिए सीमित रूप में परिवर्तनीय है। असीमित रूप में यह परिवर्तनीय, सभी क्षेत्रों में परिवर्तनीय नहीं है। पूंजीगत खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता के पॉजिटिव पहलू भी हैं, नेगेटिव पहलू भी हैं। इस पर चर्चा हम अगले लेक्चर्स में करेंगे कि पूंजीगत खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता के लाभ क्या है, हानि क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है। यह मैंने अभी आपको आपके साथ चर्चा किया पर मुद्रा की परिवर्तनीयता को लेकर के। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब अगली क्लास हम जब लेंगे तब मुद्रा की परिवर्तनीयता के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यह टॉपिक आपको क्लियर होगा। आप सभी लोगों को आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।